तो आगे हम चलते हैं कि मानव जीवन में शरीर का निर्माण कैसे होता है। आगे हेडिंग डालते हैं कि मानव जीवन में शरीर का निर्माण, मानव जीवन में शरीर का निर्माण, मानव जीवन में शरीर का निर्माण कैसे होता है। आइए देखते हैं कि शरीर का निर्माण या लिंग का निर्धारण, शरीर का निर्माण या लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण, शरीर का निर्माण या लिंग का निर्धारण दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि माता जो होती है, जो माता होती है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो पिता होता है उसमें भी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, पिता में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इनमें जो 22 गुणसूत्र होते हैं, माता का 22 गुणसूत्र, माता का 22 गुणसूत्र और पिता का 22 गुणसूत्र, दोनों मिला करके 46 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र बनते हैं। 46 से 2 कम गुणसूत्र और जो एक गुणसूत्र रह जाता है, ये एक गुणसूत्र मिल करके, ये एक गुणसूत्र और ये एक गुणसूत्र मिल करके 2 गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं इनसे शरीर का निर्माण होता है, इनसे शरीर का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है या इन्हें ही कायिक गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें शरीर का निर्माण होता है या इन्हें कायिक गुणसूत्र कहा जाता है, कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। और ये जो 2 गुणसूत्र हैं, ये जो 2 गुणसूत्र हैं इनको हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। आपको समझने के लिए बता देते हैं कि जो ये 22 गुणसूत्र होते हैं और जो 22 गुणसूत्र दोनों जब मिलते हैं तो 44 गुणसूत्र से शरीर का निर्माण होता है, जिन्हें ही कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। जो ये एक गुणसूत्र होता है और ये एक गुणसूत्र होता है, इन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि लड़का होगा या लड़की, तो इससे लिंग का निर्धारण कैसे होता है कि लड़का होगा या लड़की, बालक या बालिका के लिंग का निर्धारण, बालक या बालिका, बालक या बालिका के लिंग का निर्धारण, के लिंग का निर्धारण, बालक या बालिका के लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। जब माता का क्या सिंबल होता है, माता का X और X होता है और पिता का सिंबल होता है क्या, पिता का सिंबल होता है X और Y। जब माता का ये जो होते हैं ये X और XY, ये दोनों ही 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र, ये क्या होते हैं, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं। जब माता का X और पिता का X मिलता है तो X और X बनता है, अर्थात X और X का मतलब है कि लड़की होगी, क्या होगी, लड़की होगी। जब माता का X और पिता का Y गुणसूत्र बनता है तो X और Y बनता है, जिसे कहते हैं कि लड़का होगा। तो लिंग का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। आइए अब ये लिंग का निर्धारण हो गया, शरीर का निर्माण हो गया, शरीर कैसे बनता है, लिंग कैसे होता है, ये सब आप लोग जान गए हैं। आगे चलते हैं। हमारे कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत, घड़ी डालेंगे, महत्वपूर्ण सिद्धांत,
महत्वपूर्ण सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत, ये मेरी हेडिंग हो गई। अब आगे देखते हैं हेडिंग में सबसे पहली हेडिंग है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था? पूछा जाता है पेपर में कि समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं सॉरेनसन। सॉरेनसन नामक वैज्ञानिक ने समान प्रतिमान का सिद्धांत दिया है। अब देखते हैं समान प्रतिमान क्या होता है। जैसे बिल्ली बिल्ली को जन्म देती है, मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है, चूहा चूहा को जन्म देता है। यही हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत है। तो एक एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। पूछा जाता है पिता 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 को जन्म देता है, पिता पिता को जन्म देता है, पिता पिता को जन्म देता है, जन्म देता है। और बिल्ली बिल्ली को जन्म देती है, बिल्ली बिल्ली को जन्म देती है, बिल्ली को जन्म देती है, बिल्ली बिल्ली को जन्म देती है। इसी तरह चूहा चूहे को जन्म देता है, बंदर बंदर को जन्म देता है। ये हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया। इसी कड़ी में आगे देखते हैं सिद्धांत नंबर 2, बीज कोश का सिद्धांत। बीज कोश का सिद्धांत। बीज कोश का सिद्धांत। पूछा जाता है कि बीज कोश का सिद्धांत किसने दिया था, तो बीज कोश का सिद्धांत हमारे बीजमैन साहब ने दिया था। बीजमैन साहब ने दिया था बीज कोश का सिद्धांत। इसी कड़ी में थर्ड नंबर पे आता है मौलिक गुणों का सिद्धांत। मौलिक गुणों का सिद्धांत किसने दिया? मौलिक गुणों का सिद्धांत किसने दिया? मौलिक गुणों का सिद्धांत किसने दिया था? तो मौलिक गुणों का सिद्धांत हमारे मेंडल साहब ने दिया था। किसने दिया था? हमारे मेंडल साहब ने मौलिक गुणों का सिद्धांत दिया था। इसी कड़ी में अर्जित गुणों का सिद्धांत नंबर 4 पे है। अर्जित नंबर 4 पे है अर्जित गुणों का सिद्धांत। अर्जित गुणों का सिद्धांत किसने दिया था? अर्जित गुणों का सिद्धांत किसने दिया था? तो अर्जित गुणों का सिद्धांत हमारे लैमार्क साहब ने दिया था। किसने दिया था? लैमार्क जी ने हमारे अर्जित गुणों का सिद्धांत दिया था। आगे इसी कड़ी में 5वां नंबर गाल्टन सिद्धांत किसने दिया था? गाल्टन सिद्धांत किसने दिया था? तो गाल्टन सिद्धांत हमारे वैज्ञानिक हुए हैं फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने गाल्टन प्रणाली दिया था। आगे चलते हैं। इसी के मामले में कुछ और वैज्ञानिक हुए हैं, आगे बात करते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत सॉरेनसन ने दिया था और बीज कोश का सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। मौलिक गुणों का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। अर्जित गुणों का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था और गाल्टन सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। आगे कुछ देखते हैं क्या है आगे कुछ और सिद्धांत इसी कड़ी में। आगे एक होता है विपरीत गुणों का सिद्धांत। विपरीत नंबर 6 है विपरीत गुणों का सिद्धांत। विपरीत गुणों का सिद्धांत। विपरीत गुणों का सिद्धांत। इसमें ये होता है कि मतलब दो विपरीत लोग मिल करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। मतलब दो विपरीत प्रकार के जीव जंतु मिल करके एक जीव का निर्माण करते हैं, जिसे विपरीत गुणों का सिद्धांत कहा जाता है। अब ये था मेरा वंशानुक्रम। अब देखते हैं कि विकास, हमने देखा था वंशक्रम और अब देखते हैं विकास। और विकास में सबसे पहले विकास को प्रभावित करने की, विकास में वातावरण की भूमिका सबसे पहले देखते हैं। विकास में हेडिंग डालिएगा, विकास में
वातावरण की क्या भूमिका है? वातावरण की भूमिका, विकास में वातावरण की भूमिका क्या है? जिसे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो हमारे चारों ओर हमने वंशानुक्रम देख लिया। अब विकास में वातावरण की भूमिका, जो हमारे चारों ओर वातावरण फैला हुआ है वो हमारे बच्चों के विकास को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। तो जो चारों ओर फैला वातावरण, चारों ओर फैला वातावरण और फैला वातावरण, फैला वातावरण विकास को प्रभावित करता है, विकास को प्रभावित करता है, विकास को प्रभावित करता है। अब यहीं पर आगे देखते हैं कि बाल विकास को, बालक के विकास, हमने वंशानुक्रम देख लिया, वातावरण देख लिया। अब आगे देखते हैं कि बाल विकास में विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वातावरणीय कारक भी होंगे वो, और ऐसे वंशक्रम पर भी आधारित होंगे। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? विकास को, हेडिंग डालिएगा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब हमने विकास बोल दिया है। तो विकास हमने बोला था कि विकास को किसने बताया था? वुडवर्थ साहब ने विकास को क्या बताया था? वुडवर्थ साहब ने बताया था कि जो विकास होता है, क्या होता है? जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण होता है। वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। तो इसका मतलब जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक होंगे वो वंशक्रम को भी प्रभावित करेंगे और वातावरण को भी प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहला इसमें है नंबर 1, बालक की जन्म स्थली, यानी बालक की जन्म स्थली। अगर बालक का जन्म अच्छी जगह हुआ है तो बालक का विकास अच्छे से होगा। अगर बालक का वातावरण अच्छा नहीं है तो बालक का विकास अच्छा नहीं है। नंबर 2, अक्षांशीय स्थिति। नंबर 2 पे है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, जहाँ की अक्षांशीय स्थिति गर्म होती है वहाँ के लोग काले होते हैं। जहाँ की अक्षांशीय स्थिति थोड़ा अच्छी होती है वहाँ के बालक अच्छे होते हैं। आगे देखते हैं नंबर 3, पोषण। नंबर 3 पे देखते हैं पोषण। नंबर 3 है पोषण। अगर माँ या पिता दोनों में से कोई अच्छा पोषण नहीं कर रहा है तो बच्चा जो होगा वो पोषण का शिकार होगा। इसीलिए बच्चे को पोषण पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगली पॉइंट है मित्र मंडली। देखते हैं कि अगर बालक की मित्र करने की, जो दोस्ती करने की अच्छे दोस्त हैं तो उसकी मित्र मंडली से अच्छे दोस्त का विकास होगा। इसकी वजह से उसका जो विकास है वो प्रभावित नहीं होगा। नंबर 5 पे है शिक्षा। नंबर 5 पे है शिक्षा। अगर शिक्षा विकास को इस तरह प्रभावित करती है, अगर बालक अच्छी तरीके से शिक्षा ले रहा है तो उसका विकास अच्छी तरह से होगा। आगे देखते हैं भौगोलिक स्थिति। नंबर 6 पे भौगोलिक स्थिति। नंबर 6 पे होता है भौगोलिक स्थिति। नंबर 6 पे भौगोलिक स्थिति भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। नंबर 7 पे है जन्म से संबंधित परिवेश। अगर बच्चा जन्म से संबंधित परिवेश, अगर बालक का जन्म अच्छे परिवेश में हुआ है
तो बालक का विकास अच्छे से होगा। नंबर 8 पे है समाज। नंबर 8 पे है समाज। अगर बालक जहाँ जन्म लिया है उसका समाज अच्छा है तो बालक का विकास भी अच्छी तरीके से होगा। नंबर 9 पे है संस्कृति, मतलब वहाँ की कल्चर क्या है। अगर वहाँ अच्छे लोग निवास करते हैं तो उसकी संस्कृति भी बालक की अच्छी होगी। नंबर 10 और लास्ट है प्रशिक्षण। अगर प्रशिक्षण प्रशिक्षण अगर आप बालक को अच्छी शिक्षा देते हैं तो बालक का विकास भी अच्छा होगा। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वुडवर्थ साहब ने कहा था कि वंश क्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है, और जन्म स्थली, अक्षांशीय स्थिति, पोषण, मित्र मंडली, शिक्षा, भौगोलिक स्थिति, जन्म से संबंधित परिवेश, समाज, संस्कृति, प्रशिक्षण, ये विकास को प्रभावित करते हैं। आगे हम बात करेंगे कल बाल अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। आज की क्लास यहीं तक। आप लोग बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।